अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लीडरशिप स्किल्स में इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। और इंटरपर्सनल स्किल्स में अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की है बीइंग सोशली परसेप्टिव में, और अब हम इंटरपर्सनल स्किल्स के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हम अपने डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, हमने लास्ट सेशन में बात की इंटरपर्सनल स्किल्स में बीइंग सोशली परसेप्टिव पे, कि बीइंग सोशली परसेप्टिव का मतलब क्या है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में जो हमारा सेकंड एलिमेंट आता है जिसको हमने डिस्कस करना है इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, वो है शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट showing emotional intelligence, it means the emotional intelligence means a person's ability to understand his or her own and other views। कि आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ये एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो आप अपने व्यूज को और दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें बीइंग लीडर हमें अपने इमोशंस का पता हो, हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके साथ साथ जो है वो हमें जो दूसरे लोग हैं उनके इमोशंस की भी अंडरस्टैंडिंग हो। एंड सेकंड थिंग, अप्लाई दिस टू लाइफ टास्क। और जब हमें अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग है और दूसरे लोगों के इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर हम उसको अपनी लाइफ के जो टास्क हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, हम उसके ऊपर उनको अप्लाई कर सकें। पहले अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, फिर दूसरे लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, और फिर इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करें अपनी वर्किंग के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, इसके अंदर अब आपके अगेन 4 मेथड्स आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशंस, कि सबसे पहले आप अपने इमोशंस को परसीव करें, एक्सप्रेस करें, और फिर दूसरे लोगों के इमोशंस को परसीव करें और एक्सप्रेस करें। देन यूज देम टू फैसिलिटेट थिंकिंग, उसके बाद जो आपने वो अंडरस्टैंडिंग्स की हैं, जो परसेप्शन है आपके इमोशंस के बारे में, उनको आप यूज करें अपनी थिंकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। और जब आप उसको अपने थिंकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर लेंगे, देन टू अंडरस्टैंड एंड रीजन विद इमोशन, आप जो है वो इमोशंस को अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे और उनकी रीजनिंग भी कर रहे होंगे कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं। एंड देन मैनेज द इमोशंस इफेक्टिवली, उसके बाद आप इमोशंस को इफेक्टिवली जो है वो मैनेज करें। तो ये हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने जो इमोशंस हैं और दूसरों के इमोशंस हैं उनको परसीव करें और एक्सप्रेस करें। उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करें थिंकिंग के लिए, और उसके बाद उन इमोशंस के पीछे जो रीजंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और उसके बाद आप अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करें, उनको आगे फर्दर यूज़ करें अपने टास्क कंप्लीशन के लिए। सो इनहेंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, हम कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है या कम है, तो हम कैसे इसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लीडर्स नीड टू वर्क ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशंस। तो पहला स्टेप ये है कि लीडर को अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लीडर स्पीच करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, कोई मैटर आता है वो इमोशनल हो जाता है और कोई रॉन्ग डिसीजन कर बैठता है। उसको अपने इमोशंस का पता होना चाहिए कि मैं कब इमोशनल होता हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं, मेरे बिलीव्स क्या होते हैं इस बारे में। देन सेकंड पॉइंट, अ लीडर शुड ट्रेन टू बिकम अवेयर ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर्स। बीइंग लीडर हमें अब इतना ट्रेन फिर होना पड़ेगा कि हम दूसरे लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले तो आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग आई आपके पास, फिर आपकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। And then the third one, a leader needs to learn how to regulate his or her emotions and put them to good use। और थर्ड पॉइंट ये है कि हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से यूज किया जा सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के इनहेंस करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, फिर आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें,
और फिर आप ये देखें कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप उसको इफेक्टिव तरीके से जो है वो यूज़ कर सकें. So there is an example of emotional intelligence. There is a high school principal sensed that she was becoming extremely angry with some students who pulled a prank during an assembly. तो ये चूँकि यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल है, तो इसमें एक स्कूल प्रिंसिपल है, उसको ये फील हुआ कि मॉर्निंग असेंबली के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने प्रैंक किया. मीन्स उन्होंने जो है वो उसके अंदर कुछ शरारत की, उसके अंदर उन्होंने कोई इस तरह की एक्टिविटी की जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी. और उस पर वो जो प्रिंसिपल थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई, एंग्री हो गई. So instead of addressing her anger, expressing her anger, losing it, she maintained her composure and helped to turn the prank into a learning experience. तो बजाय इसके कि वो वहाँ पे बहुत गुस्से हो जाती और वो वहाँ पे फट पड़ती और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को गुस्सा करती या उनको उसके ऊपर को पनिशमेंट देती, उसने अपने कंपोजर को मेंटेन किया और उसके बाद उसने उस प्रैंक को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे प्रेजेंट किया स्टूडेंट्स के लिए. तो द की पॉइंट हियर इज दैट पीपल विद इमोशनल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड इमोशंस एंड इनकॉर्पोरेट दीज इन व्हाट दे डू एज लीडर्स. तो इसमें की पॉइंट बेसिकली ये है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं या जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो क्या करते हैं, वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं. उनको ये पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैंने इसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, और उसको मैनेज करके वो जो बीइंग लीडर में जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं. टू समराइज, अ लीडर विद इमोशनल इंटेलिजेंस लिसन्स टू हिज और हर ओन फीलिंग्स एंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर होता है वो अपनी फीलिंग्स को भी सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, और दूसरों की फीलिंग्स को भी सुनता है और अंडरस्टैंड करता है, एंड इज अडेप्ट एट रेगुलेटिंग दीज इमोशंस इन सर्विस ऑफ द कॉमन गुड. उसके बाद फिर वो उस इमोशंस को इस तरीके से यूज करता है, उसको इस तरीके से मैनेज करता है उन इमोशंस को, ताकि वो सबकी कॉमन गुड के लिए, सबके लिए बेहतर तरीके से उसको जो है वो परफॉर्म किया जा सके. तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट था, इमोशनल इंटेलिजेंस. जी, अब हम जो थर्ड एलिमेंट है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, हम इसकी बात करेंगे, मैनेजिंग इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. सो कन्फ्लिक्ट क्रिएट्स द नीड फॉर चेंज एंड अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ चेंज. तो जब भी कन्फ्लिक्ट आता है तो वो एक आपको चेंज करना पड़ता है. देयर इज ए नीड ऑफ चेंज कन्फ्लिक्ट की वजह से, और मोस्टली चेंज की वजह से भी आपका कन्फ्लिक्ट आता है. मीन अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया है, कोई प्रॉब्लम आया है, तो उसकी वजह से आपको समटाइम कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. और जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज लेके आते हैं, कोई पॉलिसीज को चेंज करते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वहाँ पे भी जो है वो आपका कन्फ्लिक्ट आ जाता है. जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अपना बिग हाउस इवेंट का जो प्लेस था उसको चेंज किया, तो देयर वाज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज. अब उसको आपने मैनेज कैसे करना है. तो हमेशा जो है जब आपका कन्फ्लिक्ट आता है तो वो चेंज डिमांड कर रहा होता है. वो चेंज ऑफ बिलीफ्स हो सकता है, चेंज ऑफ आइडियाज हो सकता है, और जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज लेके आते हैं उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट आता है. मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट आने की वजह से आपको चेंजेस कुछ करने पड़ते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और जब भी वैसे कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से भी कुछ कन्फ्लिक्ट आते हैं और उसमें शायद आपको कुछ चेंजेस करने पड़े या उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़े. So conflict is uncomfortable, but it is not unhealthy or bad always. तो जब भी conflict आता है वो uncomfortable होता है, लोग उसके से परेशान भी होते हैं, आपका लीडर भी उसके से वरीड होता है. जिन एम्प्लॉयज़ के दरमियान में conflict होता है, सबऑर्डिनेट्स के दरमियान में conflict होता है, वो भी परेशान होते हैं, इमोशनली भी और मेंटली भी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो conflict है वो unhealthy होगा या bad भी होगा. If conflict is managed effectively, there is a reduction of stress, an increase in creative problem solving and improved group relation. अगर conflict को effectively manage कर लिया जाए तो इससे लोगों की stress कम हो जाती है, आपकी creative problem solving improve हो जाती है, और ग्रुप के जो आपस के जो relations होते हैं वो भी improve हो जाते हैं. So 3 communication approaches to conflict. तो conflict को resolve करने के लिए जो है
वो आप 3 डिफरेंट अप्रोचेस को जो है वो यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन, द सेकंड वन इज फ्रैक्शनेशन एंड द थर्ड वन इज फेस सेविंग। जहाँ पे भी कंफ्लिक्ट आएगा उसके लिए आप ये 3 अप्रोचेस को, 3 ये स्टेप्स हैं, 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अब हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट के फर्स्ट स्टेज जो है डिफरेंशिएशन, उसमें आप क्या करेंगे। डिफरेंशिएशन डिफाइंस द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, किस रीज़न की वजह से है, और उसके बाद जो इंडिविजुअल जिनके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट है, आप उनको इनवाइट करते हैं कि वो अपनी पोजीशंस को एक्सप्लेन करें, आपके साथ डिस्कस करें ताकि आप मैटर को अंडरस्टैंड कर सकें। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस रादर देन ऑन सिमिलैरिटीज। इसमें आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट, सपोज 2 बंदों के दरमियान, 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान डिफरेंस है, तो आप उनका कन्फ्लिक्ट आ गया 2 लोगों का, तो आप उसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उनके डिफरेंसेस कहाँ पे हैं, किन पॉइंट्स की वजह से जो है आपका ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है। सिमिलैरिटीज को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी रीजन क्या है। सिमिलैरिटीज का मतलब ये है कि वो उसकी वजह से तो कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से आ रहा है, कन्फ्लिक्ट जो है वो जो उनके डिफरेंसेस है आपस में उसकी वजह से आ रहा है। सो इट अकर्स इन द अर्ली फेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो डिफरेंशिएशन हमेशा आप अर्ली फेज में करते हैं जहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो डिफरेंशिएशन इज यूजफुल बिकॉज इट focuses the conflict, gives credence to both parties' interest, and it depersonalizes the conflict. तो ये जो है वो डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे आप कन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, आप दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और कन्फ्लिक्ट को आप डीपर्सनलाइज करते हैं कि आप उन इंडिविजुअल्स का कन्फ्लिक्ट निकाल के उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद जब हम इसकी नेक्स्ट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सेकेंड स्टेज fractionation. So fractionation is a technique of breaking down large conflict into smaller, more manageable pieces. तो अब सपोज किसी 2 एम्प्लॉयज के दरमियान में कंफ्लिक्ट इतना ज्यादा हो गया कि जी वो स्पीकिंग टर्म्स में भी नहीं है, वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, वो एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है। और बीइंग लीडर, बीइंग मैनेजर आपके लिए बड़ी चीजें मुश्किल हो जाती है मैनेज करना जो है। तो वहां पे आप क्या करेंगे। अब ये कंफ्लिक्ट बहुत बड़ा है उनके दरमियान, इंडिविजुअल को कंफ्लिक्ट बहुत बड़ा नजर आ रहा है कि जी वो इस स्टेज तक बात पहुंच गई। आपने भी कई बार देखा होगा कि जी या तो ये बंदा इस डिपार्टमेंट में रहेगा या मैं रहूंगा, या ये बंदा यहाँ पे काम करेगा नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। यहाँ तक बात पहुंच गई, इतना बड़ा कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है। तो फ्रैक्शनेशन में क्या है, फ्रैक्शनेशन में वो जो इतना बड़ा जो कंफ्लिक्ट है, आप उसकी रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप उस कंफ्लिक्ट को, जो इतना बड़ा कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है, उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा कब कहेंगे चलो ये बताइए कि इसमें असल मसला क्या है। अब असल जो प्रॉब्लम होगी वो 1, 2 या 3 होगी। आप उन 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रैक्शनेशन कर लेंगे। अच्छा एक ये मसला है, एक ये मसला है, एक ये मसला है, ताकि उनको मैनेज किया जा सके। क्योंकि कितना बड़ा कंफ्लिक्ट है वो ऑल टुगेदर मैनेज नहीं होगा, आप उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे जिनको आप मैनेज कर सकते हैं। So it is helpful because it reduces the conflict by paring it down to be a smaller, less complex conflict. ये हेल्पफुल होता है, क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे आपका जो कंफ्लिक्ट है बहुत बड़ा, उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। इट गिव्स फोकस टू द कंफ्लिक्ट, ये कंफ्लिक्ट को फोकस करता है, एंड इट फैसिलिटेट्स अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन द कंफ्लिक्ट। ये जो उस कंफ्लिक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे हमने कहा जी 2 लोग हैं, उनके दरमियान इतना बड़ा मसला हो गया कि वो कहते हैं जी हम दोनों इकट्ठे काम ही नहीं कर सकते, हम में से एक बंदा रहेगा दूसरा चला जाए यहाँ से। अब लीडर ने क्या किया, उसने दोनों पार्टीज को बिठाया, उनसे रीजन पूछनी शुरू की। पता ये चला जी कि उनमें से एक बंदा ये कहता है कि जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा है और ये मेरी वर्किंग के अंदर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा बंदा ये कहता है कि नहीं जी ये बंदा जो है ना ये मेरे मैटर्स के अंदर जो है वो करता है, या मैंने उस टाइम पे से ये सपोर्ट मांगी थी इसने सपोर्ट नहीं दी,
तो जो इतना बड़ा कंफ्लिक्ट था उसको आपने 2 मैटर्स में, 2 पीसेस में आपने उसको कर दिया कि अच्छा एक मसला तो ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की वर्किंग में इंटरफेयर करती है और जो दूसरी पार्टी थी उसने पहली पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। तो आप कहेंगे ये 2 मसले हैं, तो इनको हम रिज़ॉल्व करते हैं कि भई आप जो है इसके मैटर में कोई आप जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दें। और दूसरे मतलब कहेंगे यार जब आपके पास सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें आती हैं तो आप इसको सपोर्ट करें, इसको ये बेहतर होती चीज़ें। तो इस तरह से आपका एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को आप स्मॉलर पीसेस के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी फ्रैक्शनेशन कर लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जैसे शेयरिंग है, पार्टिसिपेशन है, फ्रैक्शन का मतलब जो है वो परसेंटेज है, तो आप उसको डिफरेंट पीसेस के अंदर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसके थर्ड स्टेज पे जाएं, फेज सेविंग। सर जी, इसमें कोई क्वेश्चन है जी आपका? समझ अच्छा, अब जो हम थर्ड एलिमेंट की बात करें मैनेजिंग कंफ्लिक्ट में, इट इज फेज सेविंग। एक कंफ्लिक्ट के अंदर एक चीज बहुत जरूरी होती है कि जब आप कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि जो उसकी पार्टीज है ना, सपोज 2 पार्टीज हैं तो दोनों की फेज सेविंग की जाए। किसी एक पार्टी को ये फील ना हो कि जी इसमें कंफ्लिक्ट को जैसे रिजॉल्व किया गया, इसमें मुझे डिग्रेड किया गया, मुझे डाउन किया गया और दूसरी पार्टी को अपग्रेड कर दिया गया है, उसको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें फेस सेविंग बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों पार्टी एक दूसरे बाद में भी मिल सकें, उनकी भी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे। सो इट कंसिस्ट ऑफ मैसेजेस that individuals express to each other in order to maintain their positive self images during a conflict। तो ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे को देते हैं अपने सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ इमेज को मेंटेन करने के लिए कंफ्लिक्ट के दौरान। आप अक्सर देखोगे जब कोई मसला होता है तो हम एक दूसरे को ये जरूर कहते हैं कि भाई देखिए मुझे आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम इशू नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये हमारा जो है वो मेथड का इशू है, ये हमारा जो है वो वर्किंग इशू है, राइट। तो इस तरह के मैसेजेस आते हैं। तो वो मैसेज क्या होते हैं, वो हम एक दूसरे के फेस सेविंग कर रहे होते हैं ताकि हमने ये फ्यूचर में भी एक दूसरे के साथ काम करना है। लीडर भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा होता है कि जब आप कंफ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हो तो जो आपके कंसर्न पार्टीज हैं वो अपनी फेस सेविंग भी करें। आप उनको बिठाते हैं और एक दूसरे के साथ चिट चैट करवाते हैं ताकि वो जो भी उनकी रिजर्वेशन हैं वो रिजर्वेशन वगैरह क्लियर हो सकें। सो इट अलाउज द पर्सन टू एक्नॉलेज द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट ऑफेंडिंग देम। तो ये एक पर्सन को अलाउ करता है कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज करें, सुने, अंडरस्टैंड करें और इस उनको ऑफेंड किए बगैर। एंड इट मेक्स कंफ्लिक्ट लेस थ्रेटनिंग एंड हेल्प पार्टिसिपेंट फेल दे हैव हैंडल्ड देमसेल्फ एप्रोप्रिएटली। तो इसका फायदा क्या होता है फेस सेविंग का कि इस कंफ्लिक्ट के आपको फिर कंफ्लिक्ट इतना ज़्यादा थ्रेटन नहीं लगता और पार्टिसिपेंट ये फील करते हैं कि उन्होंने इस कंफ्लिक्ट के दरमियान में खुद को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड स्किल थी इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें हमने 3 डिफरेंट